स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट कल वीडियो में हमने जनजाति वाला अध्याय अपना पूरा कर लिया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपना नया टॉपिक सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की पहले प्रश्न के साथ। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला कैरियावार, दूसरा जलवा समारोह, तीसरा बोबा देना समारोह या फिर चौथा तोरण समारोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जलवा समारोह। जब जन्म होता है बालक का, राजस्थान में जन्म होता है, तो उसके बाद में उसकी माँ को जो है कुएं पर ले जाते हैं और वहाँ पर पूजा की जाती है, जिसे सामान्यतः कुआं पूजन भी बोला जाता है। यदि यहाँ पर हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, राजस्थान में बालक के जन्म के कुछ दिन बाद बालक की माँ को कुएं पर ले जाकर पूजा की जाती है, जिसे आप जलवा पूजन या कुआं पूजन कहते हैं। तो देखिए, हमें इसका नाम जलवा पूजन याद रखना है, क्योंकि कुआं पूजन जो है वह सभी को पता है सामान्यतः, तो यह आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको जलवा पूजन ही देखने को मिलेगा, तो हमें इसका नाम जलवा पूजन ही याद रखना है। अगला प्रश्न है, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला जात कर्म, दूसरा निष्कर्म, तीसरा चूड़ा कर्म और चौथा समावर्तन। अब इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जड़ूला जो है वह चूड़ा कर्म कहलाता है। यदि हम बात करें कि चूड़ा कर्म या जड़ूला क्या होता है, तो देखिए, जो मुंडन कराया जाता है बच्चे का, उसे चूड़ा कर्म या जड़ूला कहा जाता है। जब पहली बार उस बच्चे के बाल मुंडवाए जाते हैं, कटवाए जाते हैं तीर्थ स्थान पर ले जाकर, तो वह आपका जड़ूला या मुंडन कहलाता है। यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, राजस्थान में बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर बच्चे को किसी तीर्थ स्थान पर ले जा कर के उसके केश मुंडवाए जाते हैं। तो देखिए, हमें याद रखना है, जड़ूला आपका केश मुंडवाने, बाल मुंडवाने से संबंधित है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप झड़ूला या फिर जड़ूला या फिर मुंडन या उसे चौल या चूड़ा कर्म कहा जाता है। तो यह हमें यहाँ पर जो है इसके नाम जरूर याद रखने हैं। देखिए, ये सारे सामाजिक रीति रिवाज हैं, तो हम सभी इनसे अवगत हैं, लेकिन उन सभी के नाम यहाँ पर अलग अलग हैं। तो हमें वे नाम, सामान्यतः बोली में इनके नाम अलग हैं, लेकिन जब हम इन्हें यहाँ पर पढ़ेंगे तो नाम अलग हैं। तो हमें इनके नाम याद रखने हैं और यह याद रखना है कि वह संस्कार किस चीज़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला सामेल, दूसरा बान, तीसरा मौसर और चौथा जड़ूला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जड़ूला, जिसकी हमने अभी चर्चा करी कि मुंडन जो होता है उसे जड़ूला कहते हैं। और ये बच्चे के जब केश कटवाए जाते हैं पहली बार, तब यह संस्कार होता है। अब अगला प्रश्न है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बढ़ार में, दूसरा आख्या में, तीसरा जड़ूला में और चौथा सामेल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जड़ूला, जिसकी हम अभी चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है। हमें बताना है लोक संस्कृति या लोक जीवन में ढूंढ क्या होता है। ऑप्शन है इसके, पहला पुत्र जन्म के 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव, दूसरा एक लोक नृत्य, तीसरा बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार और चौथा विवाह संबंध निश्चित होने पर वर को दिए जाने वाले उपहार आदि। तो देखिए, ढूंढ जो है वह क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद पहली होली जब आती है, तो उस पर प्रसूता या उस बच्चे की जो माँ है उसको पीहर पक्ष की ओर से जो एक संस्कार किया जाता है, वह आपका ढूंढ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी पहले इसकी चर्चा करें यदि, तो देखिए, ढूंढ बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से जो उपहार आते हैं, कपड़े, मिठाई, फूल आदि चीज़ें भेजी जाती हैं, वही आपका ढूंढ संस्कार कहलाता है। अब
अगला प्रश्न है, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला नाग पंचमी पर, दूसरा बसंत पंचमी पर, तीसरा दीपावली पर और चौथा होली पर। तो हमने बात करी थी ढूंढ संस्कार जो है बच्चे के जन्म के बाद जो पहली होली आती है उस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 होली इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, गौना रस्म किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मुंडन, दूसरा विवाह, तीसरा नामकरण और चौथा यज्ञोपवीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विवाह से। अधिकतर लोगों ने यह शब्द सुना भी होगा। गौना जो है वह विवाह से संबंधित एक रस्म होती है जिसमें जो है लड़की वाले जो होते हैं वो वर पक्ष के लोगों को कुछ सामान, पैसे, ऐसी चीज़ें देते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें गौना या मुकलावा या आणो भी इसे कहते हैं, तो देखिए इसके जो अलग अलग नाम हैं वे भी हमें याद रखने हैं। तो इसमें क्या होता है, फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। लड़की जो है जब फेरे हो जाएं और यह रस्म हो जाए इसके बाद ही अपने ससुराल आ जा सकती है। और इस रस्म में लड़की वाले वर परिवार वालों को कुछ वस्त्र व नकद देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वह है आपकी जो इसके अन्य नाम हैं। क्या हैं? एक मुकवाला और दूसरा आणो। ये 2 नाम हैं गौना के जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति रिवाजों में आणो क्या है? दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, दूसरा विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, तीसरा कुआं पूजन और चौथा जल झूलनी एकादशी पूजा। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। हमने अभी बात करी थी विवाह के बाद, जब इस रस्म के बाद ही दुल्हन जो है अपने ससुराल आ जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में औलंदी क्या है? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला राजस्थानी लोकगीत है, दूसरा विवाह का एक प्रकार है, तीसरा यदि हम बात करें तो ऑप्शन दे रखा है एक देशी खेल है और चौथा नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है। तो देखिए पुराने समय में जब विवाहिताएं होती थी, नई नई शादी होती थी, तो उनके साथ में एक लड़की या महिला को भेजा जाता था और उसे ही आप औलंदी कहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को औलंदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बड़हार क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला सामूहिक प्रतिभोज, दूसरा रात का भोजन, तीसरा सुबह का भोजन और चौथा त्रयोदशी संस्कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में बड़हार सामूहिक जो प्रतिभोज होता है उसे कहते हैं। विवाह के उपलक्ष्य में जब जो सामूहिक भोज किया जाता है उसे बड़हार कहा जाता है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें बड़हार की, तो देखिए विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है। इसे बड़हार या प्रतिभोज कहा जाता है, जो कि हम शादी के कारणों में अधिकतर पढ़ते भी हैं प्रतिभोज। तो उसे ही आप याद रखें कि प्रतिभोज ही बड़हार होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला जन्म से, दूसरा शिक्षा से, तीसरा विवाह से और चौथा मृत्यु से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तोरण का जो संबंध है वह किससे होता है? वह विवाह से होता है, ये हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बिनोटा है। ऑप्शन है इसके, पहला दुल्हन के विवाह का बेस, दूसरा दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, तीसरा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां और चौथा मामा द्वारा भरे जाने वाला भात। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बिनोटा कहा जाता है। जो दूल्हे की जूतियां होती हैं उन्हें बिनोटा कहते हैं। अब यदि हम इसकी चर्चा करें यहाँ पर, तो देखिए क्या दिया गया है, जूते अथवा जूती के लिए जरबा, पैजार, पगरखा, मोरचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाह उत्सवों पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ क्या कहलाती हैं? चोप वाली कहलाती हैं। इस पर जरी का कार्य होता है। दूल्हे की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है।
बड़ू पर्वतसर में बनने वाली काशीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनडीपी के तहत चलाई भी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि बिनौटा क्या होता है, तो यह दूल्हे की जूतियाँ होती हैं जो विवाह उत्सव होता है उसमें। फिर यदि हमें एक चीज़ याद रखनी है कि विवाह उत्सवों पर वर वधू के लिए बनाने जो जूतियाँ बनती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको चोब वाली कहते हैं, और जो दूल्हे की जूतियाँ होती हैं उन्हें बिनौटा कहा जाता है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला कर्णभेद, दूसरा कंकण बंधन, तीसरा बंदोली और चौथा सामेला। सही उत्तर है यहाँ का ऑप्शन नंबर 1। कर्णभेद जो है वह आपका विवाह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके पास, पहला स्वांग, दूसरा ख्याल, तीसरा टूटिया और चौथा रम्मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 टूटिया। तो देखिए, जो एक परंपरा होती है जिसमें जब दूल्हे की बारात घर से चली जाती है उसके बाद घर की स्त्रियों द्वारा एक लोक नाट्य किया जाता है जिसे टूटिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला सामेला, दूसरा पहरावनी, तीसरा मिलनी और चौथा घुड़चढ़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बारात के स्वागत की जो रस्म होती है उसे सामेला कहा जाता है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, राजस्थान में जब बारात वधू पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो नाई बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की आगवानी करते हैं जिसे सामेला या फिर ठुमाव या मधुपर्क भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लड़की वाले वर को टीका लगाकर उसका स्वागत करते हैं, भेंट देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि बारात का जो स्वागत किया जाता है वधू पक्ष के द्वारा उसे सामेला कहते हैं या फिर उसे ठुमाव और मधुपर्क भी कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें इसके बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जन्म के समय, दूसरा विवाह के समय, तीसरा गौना के समय और चौथा मृत्यु के समय। तो हमने अभी चर्चा करी थी कि जब वर की बारात जो है, बारात वह वधू के दर पर पहुंच जाती है तब वधू पक्ष के द्वारा वर का जो उस बारात का जो स्वागत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सामेला कहते हैं। तो यह आपके विवाह के समय जो है की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कांकड़ डोडरा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला जन्म से, दूसरा मृत्यु से, तीसरा विवाह से और चौथा चूड़ाकर्म से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। कांकड़ डोडा, बिंदोली, सामेला ये सभी जो है राजस्थान में विवाह से संबंधित हैं, जिसकी हमने चर्चा भी करी। बिंदोली क्या होती हैं? तो यह जो दूल्हा होता है उसकी जूतियों को बिंदोली कहा जाता है। सामेला हमने अभी बात करी ही थी कि सामेला जब बारात का जो स्वागत किया जाता है वधू पक्ष के द्वारा वह क्या कहलाता है? वह आपका सामेला कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? ऑप्शन है आपके पास, पहला गोद लेना, दूसरा जड़ूला, तीसरा पनघट पूजन और चौथा टीका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 टीका। टीका जो है इसका संबंध आपके विवाह समारोह से है, क्योंकि हमने बात करी थी जब आपका सामेला होता है यानी कि बारात का स्वागत किया जाता है तो उसमें दूल्हे के माथे पर टीका कर उसे भेंट दी जाती है वधू पक्ष के द्वारा। इसके अलावा गोद लेना यह सभी जानते ही हैं, और जड़ूला की हमने चर्चा करी थी कि जब बच्चे के बाल कटाए जाते हैं, मुंडन करवाया जाता है तो उसे जड़ूला कहते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय किससे संबंधित गीत गाया जाता है?
ऑप्शन है आपके पास पहला बन्ना बनी, दूसरा बिंदोला, तीसरा घोड़ी और चौथा जाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। जब विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय जो है बिंदोला से संबंधित गीत वहां पर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है चिकनी कोथली है। ऑप्शन है आपके पास पहला पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, या फिर मृत्यु पर एक रस्म है, और चौथा ऑप्शन है नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। तो देखिए चिकनी कोथली जो है वह शादी की एक रस्म है। अब इस रस्म में क्या होता है, तो इस रस्म में यह होता है कि जो वर पक्ष है वह वधु पक्ष के लिए कपड़े आदि चीज़ें भेजता है और उन्हें चिकनी कोथली कहा जाता है। यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें तो देखिए वर पक्ष द्वारा वधु के लिए भेजे गए वस्त्र, गहने, मेवा, मिठाई आदि को क्या कहते हैं, चिकनी कोथली कहते हैं। तो हमें याद रखना है चिकनी कोथली जो है वह आपका किससे संबंधित है, वह आपका संबंधित है विवाह से। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो आपके वर पक्ष के लोग हैं वे वधु को मिठाइयाँ, गहने आदि चीज़ें भेजते हैं, जिसे चिकनी कोथली कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास जड़ूला, जलवा पूजन, मूठ भराई या फिर मौसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मूठ भराई जो है यह आपके विवाह से संबंधित एक रस्म राजस्थान में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थानी संस्कृति में जानोटड़ क्या है। ऑप्शन है आपके पास पहला भूमि का माप है, दूसरा एक प्रकार का लोकगीत है, तीसरा कृषि कर है, या फिर चौथा वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 वर पक्ष की ओर से जो भोज दिया जाता है उसे जानोटड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास पहला माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वधु को मूंग और घी खिलाना, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, और चौथा है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात यानी कि गणेश स्थापना के बाद लाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। मुगधड़ा क्या होता है, तो मुगधड़ा जो है भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ लाई जाती हैं विनायक स्थापना के पश्चात उसे आप मुगधड़ा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं नाता क्या है। ऑप्शन है इसके पहला रिश्तेदारों का नाम, दूसरा मृत्यु भोज का दूसरा नाम, तीसरा परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर चौथा घोड़ों का प्रशिक्षक। तो देखिए सही उत्तर है इसका रिश्तेदारों का एक नाम होता है नाता। सामान्यतः भी नातेदार, रिश्तेदार ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो यह आपका वही है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें नाता की तो देखिए राजस्थान में प्रचलित पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आप नाता कहते हैं। अगला प्रश्न है विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास पहला सामेला, दूसरा सातरवाड़ा, तीसरा बान और चौथा मुगधना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विवाह से संबंधित जो है इनमें से सातरवाड़ा जो है वह विवाह से संबंधित नहीं है। सामेला की हमने चर्चा करी, बारात का स्वागत करना सामेला होता है। मुगधना की भी हमने अभी यहाँ पर चर्चा करी थी कि जब भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ लाई जाती हैं गणेश जी की स्थापना के बाद उन्हें आप मुगधना कहते हैं। तो ये हमने चर्चा कर ली थी। सातरवाड़ा की यदि हम बात करें जब, तो यह मृत्यु संस्कार से संबंधित एक आपका प्रथा है जिसमें जो जब अंत्येष्टि क्रिया जब तक नहीं हो जाती है तब तक उस घर में और आसपास जो है पड़ोस में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं। यहाँ यदि हम बात करें देखिए सातरवाड़ा की, तो मृतक की जब तक अंत्येष्टि क्रिया संपन्न नहीं हो जाती है तब तक उसके घर व पड़ोस में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं। अंत्येष्टि क्रिया में गए हुए व्यक्ति घर आकर स्नान कर मुखिया के घर जाकर उन्हें सांत्वना देते हैं। तो हमें याद रखना है सातरवाड़ा जो है वह मृत्यु से संबंधित एक प्रथा है जिसमें जब तक अंत्येष्टि नहीं हो जाती है तब तक पड़ोस के घर और मृतक के घर में चूल्हा नहीं जलता है।
अगला प्रश्न है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मोक्षागमन, दूसरा अर्थी, तीसरा बैकुंठी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जो मृत्युशैया होती है, जिस पर बांस की जो बनी होती है, जिस पर मृत व्यक्ति को शमशान तक ले जाया जाता है, उसे बैकुंठी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भदर का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास, कर्णवेद संस्कार से, दूसरा अंत्येष्टि संस्कार से, तीसरा विवाह संस्कार से और चौथा समावर्तन संस्कार से। तो देखिए भदर का संबंध होता है आपके अंत्येष्टि संस्कार से। ऑप्शन नंबर 2 अंत्येष्टि संस्कार जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मौसर क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला अरावली की एक जनजाति है, दूसरा इसका संबंध सती से है, तीसरा मृत्यु भोज की प्रथा और चौथा एक झील का नाम। तो देखिए मौसर जो है, मृत्यु भोज की प्रथा को मौसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 मृत्यु भोज की प्रथा इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। यदि आप इसकी बात करें, मौसर जिसे नुक्ता या 12वां भी कहते हैं, तो राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन कराकर ब्राह्मणों व संबंधियों को भोजन करवाया जाता है, जिसे मौसर कहते हैं। इसके अलावा इसे नुक्ता भी कहा जाता है। तो हमें याद रखना है मौसर और नुक्ता के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, पहला दापा, दूसरा मौसर, तीसरा हेलमो और चौथा बढ़ार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मौसर। राजस्थान में मृत्यु उत्सव यानी कि मृत्यु भोज जो कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मौसर या नुक्ता कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी हमें याद रखना है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है नुक्ता। अगला प्रश्न है, मैताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, दूसरा किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतार देना, तीसरा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, या फिर चौथा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो देखिए मोटाड़ा जो है वह जब किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाए किसी स्थान पर, तो उस स्थान का जो ओनर है या स्वामी है उससे हर्जाना वसूलने की प्रथा को मैताना प्रथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। और यह जो है आपके सामान्यतः भील आदिवासियों में काफ़ी प्रचलित होती है मैताना। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए मैताड़ा या मोताड़ा, मरने के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलना उदयपुर संभाग के आदिवासियों में प्रचलित एक सामाजिक प्रथा है। इसमें आरोपित पक्ष द्वारा तय जुर्माना नहीं भरा जाता तो उत्तरदायी माने जाने वाले घर व उसके संबंधियों पर हमला बोल दिया जाता है। तो यह आपके भीलों से संबंधित एक प्रथा है, यह हमें यहाँ पर याद रखना है, मोताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला बढ़ार, दूसरा कन्यावाल, तीसरा बड़ी पड़ला और चौथा पानी वाड़ा। तो देखिए यहाँ पर पानी वाड़ा जो है वह विवाह समारोह से संबंधित प्रथा नहीं है। यदि हम बात करें पानी वाड़ा की तो यह मृत्यु से संबंधित है। यहाँ पर इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पानी वाड़ा, व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्र होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं और इस प्रकार के स्थान को पानी वाड़ा कहते हैं। तो देखिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कुल को जब सांत्वना देने जिस स्थान पर जाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पानीवाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रात भर जागरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला ओजको, दूसरा अस्कन्नो, तीसरा अवाह और चौथा अवोचन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रात्रि भर जागरण ओजको कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? ऑप्शन है आपके पास, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, त्याग प्रथा जो है वह क्षत्रियों से संबंधित रही है। इस प्रथा में क्या होता था? तो देखिए जब भी राजपूतों में विवाह वगैरह होते थे तो जो अन्य जाति होती थी जैसे कि चारण भाट, वो जो जातियां होती थी उनको मुंह मांगी जो दक्षिणा है वह दान में दी जाती थी।
और यह मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, अधिकतर सभी इलाकों में थी, लेकिन बाद में जो है इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। यहाँ पर यदि हम देखें त्याग प्रथा के बारे में, तो देखिए इस प्रथा के अंतर्गत राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर दूसरे राज्यों से चारण, भाट और ढोली आदि आकर लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। इससे लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी। 1841 में जोधपुर, 1844 में बीकानेर और जयपुर में इसके विरोध में नियम बनाए गए थे, क्योंकि यह सीधे सीधे तौर पर जो लड़की का परिवार होता था उन पर इसकी सीधे सीधे समस्या आती थी। और इसमें क्या होता था, त्याग प्रथा में उन्हें त्याग करना पड़ता था। जो भी चारण, भाट आदि जाति के लोग जो हैं लड़की के परिवार वालों से मांग लेते थे, वह उन्हें देनी पड़ती थी। महत्वपूर्ण बिंदु जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़, कि 1841 में इसे जोधपुर में बंद किया, 1844 में बीकानेर और जयपुर में इसे बंद किया गया था, या इसके विरोध में नियम बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला देवदासी प्रथा, दूसरा बंधुआ मजदूर प्रथा, और तीसरा वेश्यावृत्ति प्रथा, या फिर चौथा सती प्रथा। तो देखिए बंधुआ मजदूर प्रथा जो है उसी को ही सागड़ी प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बंधुआ मजदूर प्रथा इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर यदि हम बात करें सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा की, तो देखिए सामान्यतः तो हम सभी इसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं। महाजन लोगों द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि के बदले, ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रख लिया जाता था और बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। बेगारों में किसानों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था और उसके बदले उन्हें कर से मुक्ति दी जाती थी। तो ये हमने सामान्यतः समाज में हमने देखा भी है, और इसके अलावा इसे कई बार पिक्चर वगैरह में भी आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला तांत्रिक के लिए, दूसरा घरेलू दास के लिए, तीसरा पुलिसकर्मी के लिए, और चौथा बंधुआ मजदूर के लिए। तो देखिए इसका सही उत्तर है घरेलू दास के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। यहाँ पर दरोगा से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यह पुलिसकर्मी के लिए हो, इसीलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर यदि आप बात करें तो देखिए स्वामी के जो वंशानुगत सेवक होते थे उनको दास, दासी, खानजादा, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि कहते थे, जिनमें से कुछ शब्द हमने सामान्यतः अभी भी हमें सुनने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला कोटा को, दूसरा पाली को, तीसरा सिरोही को, या फिर चौथा बारां को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था कोटा रियासत ने, जो कि उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से उनके साथ मिलकर के 1833 में कोटा राज्य ने यहाँ पर इसे गैर कानूनी घोषित किया था। इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कन्यावध, यह राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कोटा राज्य में 1833 में लगाई गई। तो देखिए यह आपका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि सबसे पहले जो है राजस्थान में कन्यावध जो होता है उसको गैर कानूनी कहाँ घोषित किया गया, तो वह कोटा रियासत में। किसके द्वारा? तो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के द्वारा। और किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इन्होंने महिलाओं और बच्चियों को मरने से बचाया, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा पर भी बैन लगा दिया था, और यहाँ कोटा में इन्होंने जो है जो कन्यावध था उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन है आपके पास, पहला जगत सिंह, दूसरा जय सिंह, तीसरा जसवंत सिंह, और चौथा राव राम सिंह। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। कोटा के राव राम सिंह जो थे उन्होंने कन्यावध को सबसे पहले उस गैर कानूनी घोषित करवाया था। यदि इसकी चर्चा करें तो देखिए सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा का महारावल राम सिंह था। फिर इसके बाद बूंदी महाराव
विष्णु सिंह ने 1834 में, फिर बीकानेर महाराज रतन सिंह ने 1837 में और जोधपुर महाराजा मान सिंह ने 1839 में, और उनके बाद उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह जी और जयपुर ने 1844 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो देखिए यहाँ भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कन्यावध से संबंधित, क्योंकि यह ऐसी प्रथा है, ऐसी कुप्रथा है जो कि उस समय भी थी और आज भी कई बार हमें इसके बारे में अखबार में पढ़ने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले 1833 में महारावल राम सिंह कोटा ने कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया। फिर उनके पड़ोसी राज्य बूंदी ने महाराव विष्णु सिंह, फिर 1834 में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने, 1837 में जोधपुर महाराजा मान सिंह और 39 में उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। इसके बाद जयपुर ने 1844 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला 1840, दूसरा 1842, तीसरा ऑप्शन 1844 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1846। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1844। हमने अभी चर्चा करी। सबसे पहले कोटा 1833 में, इसके बाद बूंदी 1834, 1837 में हमने जोधपुर की बात करी थी और 1839 में उदयपुर में, फिर उसके बाद 1844 जयपुर में। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? ऑप्शन है आपके पास, पहला महाराजा अजीत सिंह, दूसरा सवाई जय सिंह, तीसरा महाराणा अरसी सिंह और चौथा महाराजा मान सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराजा सवाई जय सिंह जो थे जयपुर के, उन्होंने 18वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए थे। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए सवाई जय सिंह द्वितीय जो थे वे पहले हिंदू राजपूत राजा थे जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे और उन्हें लागू करने का प्रयास किया। और इसके अलावा यदि हम बात करें, ये पहले शासक थे जिन्होंने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का भी प्रयास किया था। तो देखिए यहाँ पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो उल्लेखनीय है कि विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर प्रति विवाह 1 रुपये की दर से कागली या नाता कर लिया जाता था। मेवाड़ में नाता बराड़, कोटा राज्य में नाता कागली और बीकानेर राज्य में नाता और जयपुर में छेली राशि के नाम से यह कर लिया जाता था। तो ये हमें कुछ पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर याद रखने हैं। तो यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित। तो यदि इसकी बात करें क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं, तो सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह जो है वह उसके लिए मंजूरी किसने दी और नियम किसने बनाए, प्रयास किसने किए? तो जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और यही पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अंतरजातीय विवाह को भी प्रारंभ करने का प्रयास यहाँ पर करवाया था। तो ये 2 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमें जरूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? ऑप्शन है इसके, पहला जयपुर ने, दूसरा कोटा ने, तीसरा अलवर ने और चौथा उदयपुर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है अलवर रियासत के द्वारा बनाया गया था। और ये उस समय यहाँ पर जो वॉल्टर राजपूत हितकर्णी सभा थी उसके अनुसार जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही थीं। अब इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित कर दिया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजस्थान में जैसा कि अभी हमने बताया वॉल्टरकृत राजपूत हितकर्णी सभा जो थी उसके निर्णय अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो देखिए पहले तो एक फॉर्मेलिटी हुई थी आपके कहाँ पर, तो जोधपुर में, लेकिन सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 यह तारीख भी हमें याद रखनी है। और कहाँ, तो अलवर रियासत ने यह फैसला लिया था कि बाल विवाह निरोधक कानून वहाँ पर बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है इसके, पहला
अर्जन लाल सेठी, दूसरा राय बहादुर हरिविलास, तीसरा हीरालाल शास्त्री और चौथा जमनालाल बजाज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राय बहादुर हरिविलास। और यह जो अप्रैल 1930 का बाल विवाह निरोधक कानून है, इसे ही आप शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, अजमेर निवासी जो थे राय बहादुर हरिविलास शारदा, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया था। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। इसे हम राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई बार इसे पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? ऑप्शन है इसके, पहला मौर्य काल में, दूसरा कुषाण काल में, तीसरा गुप्त काल में या फिर चौथा हर्षवर्धन के काल में। तो देखिए, बाल्य विवाह जो है उस प्रथा के आरंभ होने के जो साक्ष्य हैं वे हमें हर्षवर्धन के काल से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन काल इसका सही उत्तर होगा। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार हर्षवर्धन की छोटी बहन जो थी राजश्री, जो कि अल्पवयस्क कन्या थी, उसका विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा के साथ करवाया गया था। यह बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण है। तो देखिए, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि बाल विवाह जो है सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ होता है हर्षवर्धन के काल में। और उसमें भी हमें लिखित साक्ष्य जो है वह कहाँ से मिलता है? तो वह मिलता है आपको बाणभट्ट के हर्षचरित्र में, जिसमें बताया गया है कि जो हर्षवर्धन की छोटी बहन थी राजश्री, सबसे पहला लिखित प्रमाण उसके बाल विवाह के बारे में हमें यहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन है इसके, भील व मीणा, दूसरा कालबेलिया व मीणा, तीसरा ऑप्शन है गरासिया व सहरिया और चौथा ऑप्शन दिया गया है सांसी व राजपूत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भील व मीणा जनजाति में आपको डाकण प्रथा जो है देखने को मिलती है। कई बार इसके बारे में खबरें भी आती हैं, अखबार में, टीवी में दिखाया जाता है और इस प्रथा में किसी एक महिला को जो है डाकण होने का उस पर आरोप लगाते हैं, उसे या तो बंद कर देते हैं या उसे मार दिया जाता है। यह एक काफ़ी बड़ी कुप्रथा है जो कि आज भी हमें कई बार देखने को मिलती है। यदि इस पर हम चर्चा करें तो देखिए, डाकण या डाकण प्रथा ये चुड़ैल प्रभावित स्त्री को डाकण होने का आरोप लगाकर मार डालने की कुप्रथा है, जिसको डाकण प्रथा के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भील व मीणा में डाकण प्रथा विद्यमान थी। इसको सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 में उदयपुर राज्य मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह जी, उनके समय खेरवाड़ा में इसे भील के कमांडेंट A.G. ब्रुक ने गैर कानूनी घोषित किया था। तो देखिए, यहाँ पर हमें डाकण प्रथा क्या होती है यह हम अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसे सर्वप्रथम किसने बंद करवाने का प्रयास किया वह चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। तो इसे सर्वप्रथम जो है उदयपुर या फिर मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह जी, उन्होंने 1853 में इसे बंद करवाने के लिए नियम बनाए थे। अगला प्रश्न है, उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? ऑप्शन है आपके पास, पहला 1950 में, दूसरा 1853 में, तीसरा 1955 में और चौथा 1958 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह जी द्वारा डाकण प्रथा को रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। ऑप्शन है आपके पास, पहला उदयपुर द्वारा, दूसरा जोधपुर द्वारा, तीसरा जयपुर द्वारा और चौथा बीकानेर द्वारा। तो देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा जो है उसे निषेध करने के लिए कानून जयपुर रियासत के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 जयपुर इसका सही उत्तर है। और जयपुर के भी जो सवाई जय सिंह द्वितीय थे उनके द्वारा इस पर कानून बनाया गया था। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम सती पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जी के द्वारा किया गया। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह जो थे उन्होंने 1822 में गैरकानूनी घोषित किया और इन्होंने ही बूंदी में जो है कन्यावध को भी गैरकानूनी घोषित किया था। और तत्पश्चात 1825 में बीकानेर, अलवर में बन्ने सिंह ने 1830 में, जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने 1844 में और डूंगरपुर नरेश महारावल डूंगर सिंह ने 1844 में, बांसवाड़ा में
लक्ष्मण सिंह और प्रतापगढ़ में मारावल गणपत सिंह ने 1861 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करके एक दंडनीय अपराध बनाया था। तो देखिए यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रही हैं और इसलिए वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। उनके कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने ही हैं, जैसे सती प्रथा। तो इसके लिए सर्वप्रथम निषेधित यह कहाँ की गई राजस्थान में, तो यह की गई थी आपके जयपुर में। किसके द्वारा? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इसके अलावा ब्रिटिश प्रभाव में सर्वप्रथम बूंदी के नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 में की। फिर हम यदि बात करें तो आगे हमें किस राज्य ने किस सन में करी ये हमें याद रखना है, जैसे 1861 में बांसवाड़ा, 1844 डूंगरपुर, इसके अलावा 1830 में अलवर में और जयपुर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला अलवर 1830, दूसरा जयपुर 1844, तीसरा डूंगरपुर 1856 और चौथा जोधपुर 1848। तो यहाँ पर देखिए डूंगरपुर 1856 में नहीं था, डूंगरपुर आपका 1844 में हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा, यह आपका गलत मैच किया गया है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया? तो देखिए इसके ऑप्शन है, पहला 1856 उदयपुर में, दूसरा 1848 कोटा में, तीसरा 1822 बूंदी में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमने चर्चा करी थी सबसे पहले राजस्थान में ब्रिटिश के प्रभाव से बूंदी के राव विष्णु सिंह जी जो थे उन्होंने 1822 में इसे गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 3 1833 बूंदी और किसके द्वारा? तो हमें नाम याद रखना है, राव विष्णु सिंह जो थे बूंदी के, उन्होंने इसे सर्वप्रथम 1822 में गैर कानूनी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, 1844 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? ऑप्शन है आपके पास, पहला बूंदी, दूसरा कोटा, तीसरा झालावाड़ और चौथा जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। अगला प्रश्न है, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? पहला संथारा से, दूसरा भ्रूण हत्या से, तीसरा बाल विवाह से और चौथा सती से। तो देखिए यह राजस्थान का एक काफ़ी चर्चित केस रहा है जो कि अभी कुछ 2-4 महीने पहले भी काफ़ी चर्चा में आया था। तो रूप कंवर जो है वह आपकी सती प्रथा से संबंधित एक महिला थी जो कि 1987 में वहाँ पर इन्होंने सखी कर लिया था, सती हो गई थी और इस सती कांड ने पूरे देश और प्रदेश को हिला करके रख दिया था। उसके बाद राजस्थान सरकार ने जो है राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू किया और कानूनन तौर पर इस सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दिलवाड़ा जो है श्री माधोपुर सीकर में, वहाँ जो है यह हुआ था जो कि आपके लास्ट सती रिकॉर्ड की गई थी भारत के इतिहास में। यदि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए सती प्रथा, इस प्रथा के अनुसार स्त्रियां जो हैं अपने पति की मृत्यु के बाद पति के साथ चिता पर जल जाती थीं। ये प्रथा राजपूतों में सर्वाधिक प्रचलित थी। 4 सितंबर 1987 को दिलवाड़ा श्री माधोपुर नीमका थाना सीकर में रूप कंवर नामक स्त्री जब अपने मृत पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई तो इस कांड ने पूरे प्रदेश में सती प्रथा के विरुद्ध एक लहर पैदा की और इसी कारण राजस्थान सरकार ने राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू किया और इस पर कानूनी रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है आपके पास, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार और चौथा असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। अगला प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? ऑप्शन है इसके, पहला 1955 में, दूसरा 1987 में, तीसरा 1956 में और चौथा 1965 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा सती रोकथाम अधिनियम को लागू किया गया था जब रूप कंवर जो है वह 1987 में सती हो गई थी। तो ये हमारे प्रश्न थे आपके किससे संबंधित? तो सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियों से संबंधित ये हमारे प्रश्न थे और इन्हीं प्रश्नों के साथ हमने आपका यह टॉपिक भी पूरा कर लिया है।